हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो सेशन में हम कवर करेंगे 8 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। डेली करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको कल के क्वेश्चंस का एक क्विक रिविजन कराऊंगी, जिसमें हम सभी क्वेश्चंस को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। उसके बाद हम कवर अप करेंगे डेली करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस, जिसमें मैं आपको सभी इंपॉर्टेंट जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं वो सभी बताती चलूँगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे आज का टॉपिक वाइज करंट अफेयर, जिसमें हम बात करने वाले हैं आज पुरस्कार से रिलेटेड टॉप 10 आपके क्वेश्चंस, टॉप 10 अवार्ड्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और लास्ट में फ्रेंड्स 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए टेस्ट किए हैं इस वीडियो में, जिसके आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और सभी के कमेंट्स पे एक हार्ट आपको ज़रूर मिलेगा। आप लोग हमें प्लीज़ इन क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर लिखा करें। तो इस तरह से हम पूरे सेशन को कवर करेंगे। इसका पीडीएफ जो है आप लोगों को हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चंस को करेंगे रिवाइज। पहला क्वेश्चन देखिए, अगस्त 2024 में किसे फिजी सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान किसे मिला है? भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। नेक्स्ट है, अगस्त 2024 में भारत के किस राज्य में 25 दलों के 1500 डमरू वादकों द्वारा भस्म आरती की धुन पर डमरू वादन कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? ये बनाया है मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में। कौन सा राज्य किसानों से सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन की मेजबानी कहाँ की जाएगी? तो इस सम्मेलन की मेजबानी होगी नई दिल्ली में। भोटो जात्रा महोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया है? तो ये फ्रेंड्स मनाया गया है नेपाल देश में। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में आपदा प्रबंधन बीमा लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? नागालैंड। विश्व एलएनजी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत का दूसरा सबसे बड़ा तरलीकृत प्राकृतिक गैस आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बन गया? संयुक्त राज्य अमेरिका। अगस्त 2024 में केंद्र सरकार ने 50,655 करोड़ रुपए की लागत वाले कितने नेशनल हाईवे स्पीड रोड के सुझावों को मंजूरी दी है? आंसर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने नॉलेज हेल्थ इनोवेशन रिसर्च सिटी लॉन्च करने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स, इसकी अनाउंसमेंट करी है कर्नाटक सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 एप्लीकेशन को, जिनका नाम है देखिए ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन, ये जो 3 नए आपराधिक कानून है, इनके लिए जो एप्लीकेशन है कहाँ लॉन्च की है? इन्हें चंडीगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे फिर से यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडीसीयू के रूप में नियुक्त किया है? इंद्रजीत कैमोत्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र कमांड में 18वें सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है? आंसर जर्मनी देश को। किसे दक्षिण अफ्रीका की प्रमुख T20 प्रतियोगिता SA20 लीग का एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो SA20 लीग के एम्बेसडर बने हैं दिनेश कार्तिक। किस राज्य को जीवनदान पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? आंध्र प्रदेश। एंड लास्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस कब मनाया गया है? तो ये सेलिब्रेट किया गया है 5 अगस्त को। तो ये तो फ्रेंड्स हमारे हो गए कल के जो करंट अफेयर्स थे उनका हमने रिवीजन कर लिया है। चलिए अब बात करेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है देखिए, बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के अपने पद से इस्तीफा देने के बाद किसके द्वारा देश की अंतरिम सरकार का नेतृत्व किया जाएगा? हाल ही में बांग्लादेश की जो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना है, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और देश छोड़कर भी वो चली गई। तो उनके बाद किसके द्वारा देश की अंतरिम सरकार का नेतृत्व किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, मोहम्मद यूनुस। बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस देश की अंतरिम सरकार का नेतृत्व करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और छात्रों के नेतृत्व में उनके
शासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर विद्रोह के कारण उन्होंने देश भी छोड़ दिया। तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं बांग्लादेश में विद्रोह कर रही हैं, प्रोटेस्ट कर रही हैं, तो उसके चक्कर में उन्होंने देश भी छोड़ दिया है। प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस को अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में नामित करने का फैसला राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन सैन्य नेताओं और छात्र नेताओं के बीच एक बैठक के बाद लिया गया है। बांग्लादेश की बात करें तो एशिया में बांग्लादेश स्थित है, एशिया महाद्वीप में। राजधानी है यहाँ की ढाका और मुद्रा है यहाँ की टका। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में और डिस्कस करते हैं। देखिए, बांग्लादेश के साथ में ना भारत की सबसे बड़ी सीमा लगती है। अच्छा, हाँ, बांग्लादेश के साथ में कौन कौन से भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं इसकी बात करें तो पश्चिम बंगाल हो गया फ्रेंड्स, मेघालय, मिज़ोरम, त्रिपुरा और असम। तो ये सभी राज्य जो हैं बांग्लादेश के साथ में अपनी सीमा शेयर करती हैं, जिसमें त्रिपुरा राज्य की बात करेंगे तो त्रिपुरा जो है 3 ओर से किसके साथ में घिरा है, बांग्लादेश के साथ घिरा है। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में किसे 50 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक के लिए आवश्यक वजन पूरा ना कर पाने के कारण पेरिस ओलंपिक से अयोग्य घोषित कर दिया गया। ये भारत के लिए बहुत बड़ा, देखिए एक तरीके से आप कह सकते हैं शौक भी बोल सकते हैं कि अभी देखिए जो विनेश फोगाट, यहाँ पे देखिए सही आंसर है, विनेश फोगाट ने जो है क्वालिफाई कर लिया था। मतलब विनेश फोगाट एक निश्चित हो गया था कि सिल्वर मेडल तो आएगा ही आएगा भारत के पास, गोल्ड भी आ सकता था, लेकिन उसी से पहले देखिए जो वजन होता है, देखिए उसमें वजन पूरा ना कर पाने के कारण इनको अयोग्य घोषित कर दिया गया, इनको डिसक्वालीफाई कर दिया गया है, जो कि बहुत बड़ी एक निराशाजनक बात भी है। सो इनका नाम ज़रूर याद रखिए कि एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को 50 किलोग्राम स्वर्ण पदक के लिए आवश्यक वजन पूरा ना कर पाने के कारण पेरिस ओलंपिक से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार विनेश फोगाट कथित तौर पर स्वीकृत वजन सीमा से केवल 100 ग्राम अधिक थी, जिसके कारण उन्हें अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो जितना वजन होना चाहिए था ना, उससे उनका सिर्फ 100 ग्राम वजन जो है ज़्यादा था, लेकिन जो रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग इनको जो है डिसक्वालीफाई कर दिया गया है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के नियम क्या है? इसके अनुसार यदि कोई एथलीट वजन मापने की प्रक्रिया में शामिल नहीं होता या वजन मापने की प्रक्रिया में वो असफल हो जाता है तो उसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाएगा। ये इनका बिल्कुल नियम है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का, और इसी नियम से विनेश फोगाट को डिसक्वालीफाई किया गया है। इससे पहले विनेश फोगाट ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई थी, और इनके नाम एक मेडल भी ज़रूर आता, सिल्वर आता चाहे गोल्ड, लेकिन एक मेडल भारत के नाम ज़रूर आता और विनेश फोगाट के नाम भी, लेकिन इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। इसको आपको याद रखना है। उन्होंने महिलाओं की फ्री स्टाइल 50 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में क्यूबा की यूसनीलिस गुज़मैन लोपेस को हराया था। और विनेश फोगाट कौन से राज्य से संबंधित हैं? भारत के हरियाणा राज्य से। तो इनसे कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, इनसे इनका स्पोर्ट्स पूछ सकते हैं, या फिर ये पूछ सकते हैं कि पेरिस ओलंपिक में जो है वो उन्होंने मतलब एक तरीके से क्वालिफाई किया था या डिसक्वालीफाई हुई, कौन से राज्य से ये संबंधित है। इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से आपको आ सकते हैं। अच्छा, पेरिस ओलंपिक की अगर हम बात करें तो अभी तक इंडिया ने पेरिस ओलंपिक में कितने पदक जीते हैं? आप याद रखिएगा, अभी तक इंडिया के पास 3 पदक आए हैं, और 3 पदक कौन से हैं? कांस्य पदक। सबसे पहला पदक कौन लेके आई थी भारत के लिए? मनु भाकर। उसके बाद मनु भाकर ने एक और पदक जीता सरबजोत सिंह के साथ में, जो इनकी टीम एक तरीके से टीम ने जो है ये मेडल जीता था, कांस्य पदक। और तीसरा पदक भी कांस्य पदक आया था भारत के नाम, और ये जीता था किसने? स्वप्निल ने। तो इस तरह से भारत के नाम अभी पेरिस ओलंपिक में 3 पदक हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, रिम्पैक 2024 एक्सरसाइज में भारत के किस जहाज ने नौसेना गन फायर सहायता प्रतियोगिता और रोडियो ट्रॉफी जीती है? तो यहाँ पे हमें भारत के उस जहाज का नाम बताना है जिसने ये ट्रॉफी जीती है। कौन से एक्सरसाइज में? रिम्पैक एक्सरसाइज में। तो जहाज का नाम है INS शिवालिक। पूर्वी बेड़े के INS शिवालिक ने हवाई में आयोजित रिम्पैक, पूरा नाम है रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज में नौसेना गन फायर जो स्पोर्ट प्रतियोगिता हुई थी उसने जीत हासिल करी, और जो प्रतिष्ठित रोडियो ट्रॉफी है ये जीती है।
दुनिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास के रूप में जाने जाने वाले इस द्विवार्षिक आयोजन में कितने देशों ने भाग लिया था? 29 देशों ने। रिम्पेक जो एक्सरसाइज देखिए ये कब शुरू हुई थी? 1971 से एक्सरसाइज शुरू हो गई थी और इस बार इस एक्सरसाइज का विषय क्या है? भागीदार, एकीकृत और तैयार, पार्टनर्स इंटीग्रेटेड एंड प्रिपेयर्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, हिरोशिमा दिवस 2024 कब मनाया गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। हिरोशिमा डे कब मनाया गया है? 6 अगस्त को। बात करते हैं इस दिन के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो हर साल देखिए 6 अगस्त को मनाया जाता है हिरोशिमा दिवस। इस दिन की बात करें तो 6 अगस्त 1945 को क्या हुआ था? अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराया था और जो परमाणु बम गिराया गया था उसका नाम क्या है? लिटिल बॉय था। यह मनुष्य इतिहास में पहली बार था जब किसी शहर पर परमाणु बम का प्रयोग किया गया था। इस दिन को दुनिया भर में शांति और मानवता के प्रति सम्मान के रूप में याद किया जाता है। तो 6 अगस्त को मनाते हैं हिरोशिमा डे। अमेरिका ने जापान के एक और शहर पर देखिए परमाणु बम गिराया था, जो कि कौन सा शहर था? नागासाकी। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। नागासाकी पे जो बम गिराया गया था ये गिराया गया था कब? 9 अगस्त को, 3 दिन के बाद। हिरोशिमा से सिर्फ 3 दिन बाद ही 9 अगस्त को नागासाकी पर एक और अमेरिका ने जो है परमाणु बम गिराया था और इस परमाणु बम का नाम क्या था? देखिए इसका नाम था फैटमैन। ये काफ़ी दुखद घटना थी अगर हम इतिहास की बात करें, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों की जान गई थी और अभी तक जो है परमाणु बम का जो प्रभाव है वहाँ देखने को मिलता है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एथलेटिक्स में पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेस फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? सही आंसर है अविनाश सावले। सो भारतीय एथलीट अविनाश सावले ने पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुष 3000 मीटर स्टीपल चेज स्पर्धा में अपनी हीट में 5वें स्थान के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है और इस स्पर्धा की फाइनल में पहुंचने वाले ये भारत के पहले एथलीट भी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया है? ये भी इम्पॉर्टेंट डे है, नेशनल हैंडलूम डे जिसे कहते हैं, और ये मनाया गया है कब? 7 अगस्त को। हर साल 7 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। इस बार देखिए इसकी थीम क्या है? सतत भविष्य बुनना, वीविंग सस्टेनेबल फ्यूचर्स। पहली बार 7 अगस्त 2015 को स्वदेशी आंदोलन की याद में इसे मनाया गया था। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और बढ़ावा देने में हथकरघा क्षेत्र के महत्व को उजागर करता है। तो आपको ये दिन याद रखना है कि कब मनाते हैं? 7 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, पीयूष गोयल द्वारा लॉन्च की गई भारत @100 इनविजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस पुस्तक के लेखक कौन हैं? क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन क्या छुपा हुआ है कि जो बुक है इंडिया @100, इस बुक को किसने लॉन्च किया है? ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो इसे पीयूष गोयल ने लॉन्च किया है और ये बुक लिखी किसने है? तो इस बुक के जो लेखक हैं उनका नाम है KV सुब्रमण्यम। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक महत्वपूर्ण प्रकाशन का अनावरण किया है और यह 2047 तक भारत की आर्थिक प्रगति को दर्शाता है। ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक को लिखा है KV सुब्रमण्यम ने और इस पुस्तक को नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में जो है इसका विमोचन किया गया है। पुस्तक विमोचन का आयोजन किसने किया था? तो इसका आयोजन किया था एसोचैम ने। एसोचैम का पूरा नाम है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। तो एसोचैम के द्वारा जो है इस पूरे पुस्तक विमोचन का जो कार्यक्रम है उसको आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगस्त 2024 में केंद्र सरकार ने किस राज्य की आदि चुननगिरी और चिल्लानूर को मोर अभयारण्य घोषित किया है? तो बात करें यहाँ पे कि किस राज्य में है, देखिए तो यहाँ पे सही आंसर है केरल, कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए ये दोनों जो हमने स्थान के नाम बताए हैं ये 2 राज्य में है। कर्नाटक में है आदि चुचनगिरी और केरल का है चुलानूर। इन दोनों को मोर अभयारण्य अभी घोषित किया है। इनमें मोर की आबादी बढ़ाने के उद्देश्य से प्रजनन और संरक्षण केंद्र स्थापित करना इसमें शामिल है।
इसमें बात करें आदि चुनगिरी की तो इसको 21 अक्टूबर 1981 को कर्नाटक के मांड्या जिले के नागमंगला तालुक में इसको अभयारण्य घोषित किया गया था। यहाँ बात आई है फ्रेंड्स दो राज्यों की, हम दोनों के बारे में देखिए फ्रेंड्स बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कर्नाटक राज्य की। तो कर्नाटक की देखिए स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को, राजधानी है बेंगलुरु, मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया और गवर्नर है यहाँ के थावर चंद गहलोत। कर्नाटक से चले 2-3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ को रिवाइज कर लेते हैं। हाल फिलहाल में ही कर्नाटक सरकार ने जो है युवा निधि स्कीम को शुरू किया था। इसके अलावा फ्रेंड्स कर्नाटक सरकार के द्वारा गृह लक्ष्मी योजना शुरू की गई थी। एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इसी से रिलेटेड है जो कि है गृह ज्योति। ये योजना भी किसने शुरू करी थी? कर्नाटक सरकार ने ही। कर्नाटक के जो चीफ मिनिस्टर हैं देखिए सिद्धारमैया, उन्होंने 108 नम्मा क्लिनिक्स को बेंगलुरु में लॉन्च किया था। अब बात करते हैं केरल स्टेट के बारे में। तो केरल की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को, राजधानी है यहाँ की तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। चलिए केरल से भी बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। तो केरल सरकार ने अभी एक ऑपरेशन शुरू किया था और उस ऑपरेशन का नाम रखा गया था ऑपरेशन अमृत, जो एंटीबायोटिक्स जो है उसके खिलाफ इसको यानी उनको कंट्रोल करने के लिए इस ऑपरेशन को शुरू किया गया था। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। केरल सरकार ने एक पंचायत एक प्लेग्राउंड स्कीम को शुरू किया था। इसके अलावा यहाँ पे एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था जिसको नाम दिया था वनीकरण प्रोजेक्ट। इंडिया का जो पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म है इसे इनॉग्रेट कहाँ किया गया था? केरल राज्य में ही। इंडिया का पहला देखिए जो जेंडर पार्क है ये कहाँ पे खोला गया था? इसे खोला था केरल स्टेट में। और फ्रेंड्स इसके अलावा पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट यहाँ पे शुरू किया था महिलाओं की सेफ्टी के लिए। तो ये सभी हमें इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो याद रखनी है केरल राज्य से। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है 33वें पेरिस ओलंपिक 2024 पर डाक विभाग द्वारा जारी स्मारक डाक टिकट में किन खेलों को दर्शाया गया है? देखिए फ्रेंड्स आने वाले जितने भी एग्जाम्स होंगे ना उसमें पेरिस ओलंपिक के क्वेश्चंस आपको ज़रूर मिलेंगे, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन की बात करें तो देखिए 33वें जो पेरिस ओलंपिक 2024 है उसमें किन जो डाक टिकट अभी जारी हुई है उसमें किन किन खेलों को दर्शाया गया है? भाला फेंक, फील्ड हॉकी, नौकायन, टेबल टेनिस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा जो ई है यानी ये सभी बिल्कुल सही ऑप्शन है हमारी। केंद्रीय संचार मंत्रालय के तहत आने वाले डाक विभाग ने 26 जुलाई से 11 अगस्त तक पेरिस फ्रांस में आयोजित होने वाले 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पर 4 स्मारक डाक टिकट जारी किए हैं। ये डाक टिकट 5 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में जारी किए गए थे। स्मारक डाक टिकट केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और युवा मामलों और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा संयुक्त रूप से जारी किए गए। तो किन्होंने जारी किए हैं? यहाँ पे इन मंत्री का नाम भी याद रखिएगा। मंत्रियों द्वारा जारी किए गए 4 डाक टिकट 4 ओलंपिक खेलों को दर्शाते हैं जिसमें है भाला फेंक, फील्ड हॉकी, नौकायन और टेबल टेनिस। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्त 2024 में 5वीं आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते संयुक्त समिति की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये जो बैठक हुई है देखिए इस बैठक का कौन सा संस्करण हुआ है? 5वां। और ये बैठक कहाँ आयोजित की गई है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से जो 5वीं संयुक्त समिति की बैठक है इस बैठक का आयोजन हुआ है इंडोनेशिया के जकार्ता में स्थित जो आसियान सचिवालय है वहाँ पे ये बैठक हुई है। इस बैठक की सह अध्यक्षता भारत और मलेशिया के प्रतिनिधियों ने की और इसमें सभी जो 10 आसियान देश हैं वो उनके प्रतिनिधि जो है इस बैठक में शामिल हुए थे। बात करें यहाँ पे एशियान के बारे में, इसका पूरा नाम है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। स्थापना हुई 8 अगस्त 1967 को। मुख्यालय है इसका जकार्ता, इंडोनेशिया में। प्रधान सचिव हैं डॉक्टर काओ किम हॉर्न और इसके सदस्य देश कितने हैं? 10। नाम याद रखिएगा, ब्रूनेई, बर्मा, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और
वियतनाम। तो ये सभी सदस्य देश हैं एशियान जो है संगठन के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरे वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? सही आंसर है ऑप्शन ए भारत। भारत जो है फ्रेंड्स तीसरे वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा और ये शिखर सम्मेलन होने वाला है कब? 17 अगस्त को। इस शिखर सम्मेलन का नेतृत्व भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। इसका उद्देश्य संघर्ष, विकास और जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों को संबोधित करना है। ठीक है, तो याद ये भी रखना है कि इस शिखर सम्मेलन का नेतृत्व कौन करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अगले क्वेश्चन पे देखिए, अगस्त 2024 में भारतीय वायुसेना ने किस प्रकार की मिसाइल के उत्पादन को मंजूरी दी है? सही आंसर है अस्त्र मार्क फर्स्ट मिसाइल। तो जो अस्त्र मार्क फर्स्ट मिसाइल है, इस मिसाइल के उत्पादन को मंजूरी किसने दी है? भारतीय वायुसेना ने। तो भारतीय वायुसेना ने 200 एस्ट्रा मार्क 1 मिसाइल के उत्पादन को मंजूरी दे दी, जो रक्षा अनुसंधान यानी DRDO द्वारा विकसित उन्नत हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं। तो जो एस्ट्रा मार्क फर्स्ट मिसाइल हैं, ये कैसी मिसाइल हैं? हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, और इनको विकसित कौन करेगा? DRDO इनको डेवलप करेगा। इन मिसाइलों को Su-30 और LCA तेजस लड़ाकू विमानों के साथ उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया है और इनमें सक्रिय रडार और इंफ्रारेड होमिंग क्षमताओं सहित उन्नत मार्गदर्शन प्रणाली है। ये जो मंजूरी है, ये भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना की हवाई युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो इससे क्या होगा? हमारी भारतीय वायुसेना और जो नौसेना है ना, उनकी जो हवाई क्षमता, हवाई युद्ध क्षमता है, उसमें जो है बढ़ोतरी होगी और काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी होगी। बात यहाँ पे करें भारतीय वायुसेना के बारे में, तो इसकी स्थापना हुई 8 अक्टूबर 1932 को। इसका मुख्यालय देखिए नई दिल्ली में है। अध्यक्ष कौन है? विवेक राम चौधरी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग ने साइबर अपराधों से निपटने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र कहाँ शुरू किया है? डिजिटल शक्ति केंद्र को देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने शुरू किया। कहाँ पर किया है? तो इसे शुरू किया गया है कहाँ? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय महिला आयोग ने साइबर पीस फाउंडेशन के सहयोग से अपने परिसर में डिजिटल शक्ति केंद्र के उद्घाटन की घोषणा करी, और इसका उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया है रेखा शर्मा ने। डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्देश्य है महिलाओं को लक्षित साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और शिकायतों को दर्ज करने और संबोधित करने के लिए आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करना। तो महिलाओं को देखिए जो साइबर क्राइम्स होते हैं उनके बारे में उनको समझाया जाएगा, उनके बारे में उनको अवेयर किया जाएगा, और जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं जो शिकायतों के लिए या फिर जो भी आवश्यक देखिए टेक्निकल सपोर्ट है, वो सभी यहाँ पे प्रदान की जाएगी इस डिजिटल शक्ति केंद्र के माध्यम से। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार पुलिस और जो सार्वजनिक व्यवस्था है ये राज्य के विषय हैं। राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अपनी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के माध्यम से साइबर धोखाधड़ी सहित अपराधों की रोकथाम, उनका पता लगाने, जांच और अभियोजन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। तो राज्य अपने इसमें नियम जो है वो बना सकते हैं। बात यहाँ पे करें राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में, तो इसकी स्थापना हुई थी जनवरी 1992 में। मुख्यालय इसका है नई दिल्ली, और इसमें जो जिम्मेदार मंत्री हैं वो है अन्नपूर्णा देवी, जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय संभालती हैं, और इसकी अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगस्त 2024 में भारत ने किस देश को अपना पहला GI टैग वाला अंजीर जूस निर्यात करके एक बड़ी सफलता हासिल की है? अंजीर जूस जो है इसे GI टैग देखिए मिला हुआ है, और भारत ने अभी इसको सफलतापूर्वक जो है किस देश को भारत ने इसको निर्यात किया है? पोलैंड। तो भारत ने जो है अंजीर जूस को पोलैंड को निर्यात करके एक बहुत बड़ी सफलता हासिल करी है। इससे पहले देखिए फरवरी 2023 में हांगकांग को भारत की ओर से GI टैग वाले पुरंदर अंजीर की पहली वाणिज्यिक खेप का सफल निर्यात किया गया था। पोलैंड जो देश है ये यूरोप में स्थित है। राजधानी यहाँ की है वॉर्सो।
मुद्रा है जलौटी और प्रधानमंत्री हैं डोनाल्ड टस्क। अगला क्वेश्चन है, देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस नाम से अपना पहला एआई पावर्ड डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर प्रोटोटाइप को लॉन्च किया है? तो ये जो प्रोटोटाइप लॉन्च किया है ये WHO ने किया है और इसको नाम क्या दिया है? तो इस प्रोटोटाइप को देखिए नाम दिया है सेरा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो सेरा प्रोटोटाइप है इसे किसने लॉन्च किया है, इस तरह से क्वेश्चन भी बन सकता है। WHO ने लॉन्च किया है। सेरा यानी इसका देखिए पूरा नाम है स्मार्ट एआई रिसोर्स असिस्टेंट। ये एक डिजिटल स्वास्थ्य संवर्धक प्रोटोटाइप है जिसमें जनरेटिव एआई द्वारा संचालित उन्नत सहानुभूति प्रतिक्रिया है और इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा शुरू किया गया। अब एक बात करें कि WHO ने जो है इसे क्यों शुरू किया, तो इसका उद्देश्य है लोगों को उनके स्वास्थ्य के अधिकार का एहसास कराने के लिए एक अतिरिक्त साधन प्रदान करना है, चाहे वे कहीं भी हो। तो इसको एक एडिशनल टूल की तरह यूज़ किया जा सकता है ताकि लोग अपने जो स्वास्थ्य का अधिकार है उसको रियलाइज़ कर सकें। बात करें WHO के बारे में तो WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। मुख्यालय है इसका जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में और महानिदेशक हैं टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हमारे जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे 15 वो कंप्लीट हो गए। मैंने आपको अच्छे से सारी चीज़ें एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बता दी हैं। अब हम बात करेंगे आज का टॉपिक वाइज करंट अफेयर रिवीजन, जिसमें हमारा टॉपिक है आज का पुरस्कार और सम्मान। तो 2024 के चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं अवार्ड्स के बारे में। पहला है देखिए पेन पेंटर पुरस्कार 2024 किसे मिला है ये अवार्ड? अरुंधति रॉय को। नेक्स्ट डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार, तो ये पुरस्कार किसे मिला है? शिव शंकरी जी को। इसके बाद देखिए 18वां वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सुबैया नल्लामुथु को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पुरस्कार है एबल पुरस्कार, ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है और ये पुरस्कार दिया गया है मिशेल टेलग्रांड को। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो, इस सम्मान से सम्मानित किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। नेक्स्ट देख लीजिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो ये पुरस्कार मिला है जेनी अर्पनबेक को, उनकी पुस्तक का नाम है कैरोस। ये इंपॉर्टेंट अवार्ड है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद देखिए ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड, ये अवार्ड मिला है चंद्रकांत सतीजा को। नेक्स्ट है PSU समर्पण पुरस्कार और ये पुरस्कार किसे मिला है? हेमंत खत्री को। बात करते हैं नेक्स्ट पुरस्कार की, ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड, इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है पवन सिंधी को। इसके बाद नेक्स्ट है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार और ये पुरस्कार किसने मिला है? आलोक शुक्ला को। तो ये हमारे हो गए 2024 के टॉप 10 इंपॉर्टेंट पुरस्कार। अब बात करेंगे फ्रेंड जीके के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में, तो चलिए इन क्वेश्चंस को भी कवर अप करती हैं। पहला क्वेश्चन है पंडित बिरजू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? पंडित बिरजू महाराज जी जो हैं इनका संबंध किससे है? कथक से। अगला क्वेश्चन हॉर्नबिल उत्सव 1 से 10 दिसंबर तक किस राज्य में मनाए जाने वाला एक वार्षिक उत्सव है? तो हॉर्नबिल जो महोत्सव है देखिए हर साल मनाते हैं कहाँ? नागालैंड राज्य में। नेक्स्ट सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल टूर्नामेंट किस खेल से संबंधित है? तो ये टूर्नामेंट जो है इसका संबंध किससे है? बैडमिंटन से। नेक्स्ट देखिए पहला ICC महिला क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो पहला ICC महिला क्रिकेट विश्व कप आयोजित हुआ था कब? 1973 में। और ये भी याद रखिएगा कि जो ये पहला महिला क्रिकेट विश्व कप हुआ था 1973 में, ये टूर्नामेंट किसने जीता था? तो ये भी याद रखना है ये टूर्नामेंट किसने जीता था? इंग्लैंड ने। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय को किस मुगल सम्राट ने राजा की उपाधि दी थी? तो इन्हें राजा की उपाधि दी थी अकबर द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की सभी कार्यकारी शक्तियां किसमें निहित होती हैं? आंसर है राष्ट्रपति में। अगला क्वेश्चन है विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का जो वैज्ञानिक नाम है वो है कैल्सीफेरॉल। सबसे ज़्यादा हमें सूर्य की देखिए रोशनी से विटामिन डी की प्राप्ति होती है और इससे हमारी जो हड्डियां हैं वो काफ़ी मजबूत होती हैं। नेक्स्ट नेत्र की पुतली का आकार किसके द्वारा नियंत्रित होता है? आइरिस द्वारा।
अगला क्वेश्चन है केंद्र की ओर लगने वाला बल जो है इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसे कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। और लास्ट क्वेश्चन है कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये कहाँ स्थित है? तो कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ये है भारत के कर्नाटक राज्य में। तो यहाँ पे हमने सभी क्वेश्चन देखे कवर अप कर लिए हैं। तो सेशन वाइज जैसे हम रोज़ कवर अप करते हैं सारे हमने सेक्शंस को कवर कर लिया। अब बात करेंगे हम टेस्ट क्वेश्चंस की। तो देखिए आज का हमारा टेस्ट क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है रिम्पैक 2024 एक्सरसाइज में भारत के किस जहाज ने नौसेना गन फायर सहायता प्रतियोगिता और रोडियो ट्रॉफी जीती है? तो किस जहाज ने ये ट्रॉफी जीती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया है? तो आप सभी के लिए हमने 2 क्वेश्चन रखे हैं, इनके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आप सभी जब कमेंट हमें करेंगे तो उसको एक रेड हार्ट हम ज़रूर देंगे, तो इसलिए आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए इन दोनों क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के हो गए हैं कंप्लीट। अब आपके साथ चलिए कुछ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। फ्रेंड्स अगर आप देखिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं उन सभी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हमारी वेबसाइट पर आपको काफ़ी ई बुक्स मिल जाएंगी जिसमें आपको मोस्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये सभी जो ई बुक्स हैं इनमें जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। अब आप देखिए इनको बाय कैसे कर सकती हैं? तो आप इनको बाय कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के माध्यम से। गूगल पर आप हमारी वेबसाइट को सर्च करें, जहाँ जब आप सर्च करेंगे तो आप सभी ई बुक्स को वहाँ पे देख पाएंगे। इसके अलावा जो हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन होता है उसकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। आप इसे टेलीग्राम पर सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप फ्रेंड्स फ्री टेस्ट जो क्वेश्चन है उनका फ्री में टेस्ट लगाना चाहते हैं, आप अपने क्वेश्चन को और भी अच्छे से रिवाइज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे जो एप्लीकेशन है हमारी रवि स्टडी जी के, वहाँ पे आपको जो है रेगुलर डेली जो है टेस्ट दिया जाता है, आप उसको ज़रूर हल करें। इससे आप अपने क्वेश्चन को और भी अच्छे से रिवाइज़ कर पाएंगे। तो उसके लिए आप हमारी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इस तरह से ओवरऑल जितना सारा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ये आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है, तो आप सभी इसका बेनिफिट ज़रूर लें। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आज का इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स का सेशन कंप्लीट हो गया। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप हमें अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। और अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।